Hello everyone, welcome to you all of in this amazing platform Intense Focus Academy। तो पिछली लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था हीमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी के बारे में, आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन होता है और कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो भी हम लोग देखे थे। थोड़ा रिवाइज कर लेते कैसे होता है। रेड बोन मैरो में होता है, बोन में दो पार्ट होता है, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्शन होता है। कैसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, उसका बाद नॉर्मोब्लास्ट बनता है, उसके बाद क्या रेटिकुलोसाइट बनता है, उसके बाद एरिथ्रोसाइट बनता है। नॉर्मोब्लास्ट का भी तीन पार्ट था, ईयरली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, क्लियर है इतना। आज हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कौन से दो पार्ट से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन? कौन कौन? एक हीम पार्ट एंड दूसरा क्या है? ग्लोबिन पार्ट। तो ग्लोबिन तो जानते हैं इट इज अमीनो एसिड, अमीनो एसिड है ग्लोबिन। और अमीनो एसिड क्या करेगा? अमीनो एसिड एक अपना नॉर्मल पाथवे फॉलो करेगा प्रोटीन का। क्या करेगा? फॉलो नॉर्मल मेटाबॉलिक पैथवे ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है? वो नॉर्मल जो उसका पाथवे होगा वही अमीनो एसिड फॉलो करेगा, ग्लोबिन होगा। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो हीम पार्ट होगा और ग्लोबिन पार्ट होगा। ग्लोबिन तो है जो नॉर्मली प्रोटीन जो मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करता है वही फॉलो करेगा। और हीम का दो पार्ट था, कौन था? एक तो आयरन था, ठीक है, आयरन था, एक था पायरोल रिंग। बता चुके हैं हम आपको पिछले लेक्चर्स में ये सब चीज। तो हीम का दो पार्ट आयरन और पायरोल रिंग। पायरोल रिंग को और क्या कहते थे? प्रोटोपोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो आयरन तो है जो आयरन कौन से फॉर्म में रहता है बॉडी में? Fe+2 के फॉर्म में रहता है आयरन। ठीक है, तो Fe+2 या तो एक तो लिवर में चल जाएगा। आपको पता है लिवर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या इंपॉर्टेंट ये जो एलिमेंट है उसको स्टोर करता है। और दूसरा कहाँ चल जाएगा? रेड बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो में चल जाएगा। यहाँ क्या होगा? Fe+2 का जो आयरन है वो टूटा, उसका क्या हो जाएगा? यहीं पर रिसाइकलिंग हो जाता है, फिर से मिलके वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट बनाएगा। क्लियर है इतना पार्ट? आयरन Fe+2 एक तो लिवर में चल जाएगा, दूसरा रेड बोन मैरो में चल जाएगा और यहाँ रिसाइकलिंग हो जाएगा। अब आते हैं पायरोल रिंग। पायरोल रिंग फर्दर क्या में बनेगा? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन एक पिगमेंट है, बाइल का ही पिगमेंट बिलीवर्डिन, और ये कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। बिलीवर्डिन फर्दर ब्रेक डाउन होगा, फर्दर बनाएगा क्या? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन ये इट इज येलो इन कलर होता है। याद रखिएगा कौन सा कलर? बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है, बिलीरुबिन येलो कलर का होता है। और ये जो बिलीरुबिन बना है वो ऐसे बोलते हैं कि अनकंजुगेटेड होता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। ये लिवर में जाता है, कहाँ जाएगा? लिवर में। लिवर में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? थ्रू पोर्टल वेन। थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू जो बिलीरुबिन बना है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, वो लिवर में चल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग पढ़ते आ रहे लिवर क्या करता है? लिवर सिंथेसाइज करता है, सिक्रेट करता है बाइल का। तो बाइल में क्या रहता है? बाइल में आप पढ़ते हो बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल पिगमेंट्स में कहते हैं बिलीरुबिन ही होता है। तो लिवर क्या सिक्रेट करेगा? बाइल। बाइल में क्या होता है? बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन। वो तो या तो स्टूल में जाएगा, एक तो इंटेस्टाइन में चल जाएगा, और दूसरा बिलीरुबिन कहाँ जाएगा? बिलीरुबिन यूरिन में जाएगा। ठीक है, जब स्टूल में जाता है और उसको एक स्टूल हम लोग देखते हैं, स्टूल में क्या येलो कलर रहता है, वो जो येलो कलर आ रहा है और उसका जो स्मेल आ रहा है स्टूल, उसका कारण ये बिलीरुबिन उसमें आ रहा है और उसको क्या बोलते हैं? स्टर्कोबिलिनोजेन। ठीक है, क्लियर है? स्टूल में जो कलर आ रहा है येलो कलर, वही स्टर्कोबिलिनोजेन। यदि ज्यादा आपको बॉडी में यदि बाइल बन रहा है, बाइल सेक्रेट हो रहा है, तो देखते हैं पूरा पीला होता है स्टूल हमारा। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन में ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जो बिलीरुबिन सिक्रेट हुआ लिवर के द्वारा, वो इंटेस्टाइन में आके रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो फिर कहाँ चल जाएगा? लिवर में ही चल जाएगा। ठीक है, और यूरिन के थ्रू कुछ बिलीरुबिन एक्सक्रीट होते हैं, उसको नाम देते हैं क्या? यूरोबिलिनोजेन। समझ में आ गया? क्लियर है?
हीम, आयरन और पायरोलिन ग्लोबिन तो नॉर्मल मेटाबॉलिक पथ पे प्रोटीन का फॉलो करेगा। आयरन एक लिवर में चल जाएगा और रेड बोन मैरो में जाएगा जहां की रिसाइकलिंग हो जाएगा, कोई वेस्ट नहीं होगा। पायरोलिन टूटता है फर्दर बिलिवर्डिन, इट इज ग्रीन इन कलर, फर्दर बिलिरुबिन इट इज येलो इन कलर, और बिलिरुबिन पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में चल जाएगा। फिर लिवर सिक्रीट करता है बाइल को, बाइल में प्रेजेंट होता है बिलिरुबिन, या तो स्टूल में जाकर एक्सक्रीट कर रहा है तो स्टर्कोबिलिरुबिन, इंटेस्टाइन में गया वहां रीअब्जॉर्प्शन हो गया, फिर से लिवर में चल गया, एंड बिलिरुबिन यूरिन यूरोबिलिनोजन। आपको पता होगा बाइल क्या में काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में रोकने का काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, क्या कलर चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं। आगे देखेंगे रेगुलेशन ऑफ आरबीसी कैसे होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ आरबीसी क्लियर है। रेगुलेशन ऑफ आरबीसी कैसे होगा, आरबीसी बनेगा कब, घटेगा, ये कैसे होता है, यही हम लोग इस हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आपको बताए थे कि आरबीसी कहाँ फॉर्मेशन होता है, बोन में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बोन है, यहाँ रेड बोन मैरो होगा प्रेजेंट, रेड बोन मैरो, आरबीएम से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड बोन मैरो। तो इसको जब आरबीसी हम लोग के बॉडी में कमेगा, कब बनना है कब रुकना है, कुछ तो होगा, तो एक हार्मोन रेगुलेट करता है आरबीसी का फॉर्मेशन को। वो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, कौन हार्मोन होता है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ठीक है, इरिथ्रोपोएटिन, पोएटिन मतलब टू मेक, इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन मेक करना। और ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है, ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किडनी से सिक्रीट होता है। समझ में आया, आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, स्टिमुलाई, कुछ स्टिमुलाई आता होगा तब रेड ब्लड सेल बनना स्टार्ट होता होगा। वही हार्मोन है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है, जो रेड ब्लड सेल्स को बनने का स्टिमुलस देता है, और ये सिक्रीट होता है किडनी के द्वारा। क्लियर है, तो फर्स्ट चीज हो गया किडनी। यदि कोई किडनी डिजीज होगा, आप लोग देखें कोई किडनी डिजीज होगा, कोई क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से कोई किडनी डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज, तो उसमें कोई किडनी में डिजीज आ गया और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या कौन सिक्रीट कर रहा था, किडनी, तो क्या होगा इसमें, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कम रिलीज होगा, इरिथ्रोपोएटिन कम जाएगा, और इरिथ्रोपोएटिन कम जाने की वजह से क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आरबीसी भी कमेगा। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा देखते हैं और किससे होता है, विटामिन, कुछ विटामिन होते हैं जो आरबीसी को बनने में मदद करते हैं, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, एंड विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। क्लियर है, तो इनमें क्या होगा, ये नहीं रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में हम लोग के बॉडी में नहीं रहेंगे, तो जो आरबीसी के अंदर प्रोटीन पाए जा रहे हैं वो अच्छा से फॉर्मेशन नहीं होगा, वही क्या होगा, वो आरबीसी को कम कर देंगे। क्लियर है, यहां तक पहला किडनी हो गया, दूसरा विटामिन B9 एंड B12, एंड थर्ड वन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन होता है। तो हाइपोक्सिया मतलब कहने का मतलब हुआ कि देखिए जैसे कि किडनी हो गया, वहां पर जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बोमेंस कैप्सूल में आता है, वहां पर ग्लोमेरुलस होता है, उसमें आर्टेरियल ब्लड O2 कम गया, O2 कम जा रहा है, तो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है कि O2 कम गया तो वहां पर फिर से किडनी इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का रिलीज करवाएगा, और रिलीज करवाएगा तो फिर आरबीसी ज्यादा बनेगा, आरबीसी ज्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा बनेगा, और हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा कैरी होगा, ऑक्सीजन ज्यादा कैरी होगा, उसके कारण हाइपोक्सिक कंडीशन हम लोग के बॉडी में कंपनसेट कर जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हम लोग जब भी एल्टीट्यूड हाइट पे रहते हैं, एल्टीट्यूड मतलब क्या, एल्टीट्यूड हाइट मतलब हाइट पे ज्यादा जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, और इसके कारण हम उनमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन का मात्रा ज्यादा देखा जाता है। इसी कारण कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण कि किडनी में आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन कम गया, वहां से फिर किडनी इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और फिर रेड बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो आरबीसी बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। तो हाइपोक्सिया में क्या हो जाएगा, आरबीसी इंक्रीज होगा या हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो हाइट पर रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में उनका आरबीसी या हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है। चौथा क्या होता है, और आरबीसी किस किस चीज से मिलकर बनता है, आयरन से मिलकर बनता है। तो आयरन कम रहेगा तो भी आरबीसी को कम देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने मिलेगा, आयरन कम रहेगा तो हाइपोक्रोमिक मतलब
हाइपोक्रोमिक, जहां भी क्रोमिक समझ में आए तो वहां पर क्रोमा आपको रिलेट करना है। क्रोमा मतलब कलर, उसका कलर पेल होगा। हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा जहां पर आयरन की कमी होगी जिस बॉडी में। और पांचवा आयरन से तो मिलकर बना था, पांचवा प्रोटीन से मिलकर बन रहा है ग्लोबिन। यदि ग्लोबिन कम रहेगा तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया का पार्ट है। उसमें क्या होता है, आरबीसी कम देखने को मिलेगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, इतना चीज रेगुलेशन ऑफ आरबीसी करता है। किडनी कर रहा है, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 रेगुलेट कर रहा है, हाइपोक्सिक कंडीशन रेगुलेट कर रहा है, उसमें आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या आरबीसी बढ़ जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आयरन में एनीमिया देखने को मिलता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड ग्लोबिन प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। आपको एक बात बताए थे, लाइफ स्पैन ऑफ पिछले लेक्चर में है हम लोग के, लाइफ स्पैन कितना होता है, नॉर्मल 120 डेज होता है, चिल्ड्रन में 80 to 90 डेज होता है, प्रीटर्म में लेसर देन 90 डेज या 90 डेज का होगा, और फिटस में 80 डेज का होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखिए जिनको स्क्रीनशॉट खींचना है, चलिए हम लोग कुछ आगे आरबीसी वैल्यूज देख लेते हैं, या इंडिसेज बोलते हैं या लैब वैल्यूज बोलते हैं। जब आप लोग कोई बोलता होगा आरबीसी रिपोर्ट, सीबीसी करा लीजिए, सीबीसी आप लोग रिपोर्ट देखते होंगे, उसमें सब चीज आपको मिलेगा जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। जानना जरूरी है, क्योंकि आपको कोई रिपोर्ट दे दिया, पता नहीं लगा पाए क्या है एनीमिया है, क्या है इसका मतलब क्या है, उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो नॉर्मल, पहले आरबीसी देखते हैं। पहले जो नॉर्मल आरबीसी काउंट होता है वो कितना होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 4 to 6 मिलियन सेल पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड। हम लोग इतना एरिया लेते हैं, 1 क्यूबिक पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड लेते हैं, उसमें हम लोग को 4 to 6 मिलियन सेल देखने को मिलता है, वो है नॉर्मल आरबीसी काउंट। यदि 3.5 मिलियन सेल ये पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड से कम देखने को मिल रहा है तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, एनीमिक कंडीशन होता है, एनीमिया है वो। यदि हम लोग को 7 मिलियन सेल पर एमएम क्यूबिक ब्लड से ज्यादा देखने को मिलता है, 1 एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड आप लिए, उसमें से 7 मिलियन सेल ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बर्थ के समय कोई बच्चा जन्म लेता है, उसमें कितना ब्लड हम लोग आरबीसी देखने को मिलता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 मिलियन देखने को ज्यादा मिलता है। कोई न्यूबॉर्न में हम लोग को जो आरबीसी है नॉर्मल काउंट, वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा पैरामीटर है हम लोग का हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एट बर्थ के समय कितना होता है, बर्थ में ज्यादा होता है, आरबीसी ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा। कितना होता है, अप टू 22 ग्राम पर डीएल। 1 डेसीलीटर हम लोग जब लेंगे ब्लड ऑफ सैंपल बर्थ में बच्चा का, उसमें 22 ग्राम हम लोग को हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। नॉर्मल एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 से 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, क्लियर है। आपसे कोई नॉर्मल वैल्यू जो आप हीमोग्लोबिन पूछे तो बोलिएगा 14 से 16 ग्राम पर डीएल। फीमेल में कितना मिलता है, 12 से 14 ग्राम पर डीएल। ठीक है, लेसर देन 12 ग्राम पर डीएल आपको देखने को मिल रहा है तो उसको बोलेंगे एनीमिक कंडीशन है, एनीमिया हो गया उसमें। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, इन प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी में कब एनीमिया बोलेंगे, ये पूरा लिख देते हैं। प्रेगनेंसी में आप लोग एनीमिया कब बोलिएगा, जब हेमोग्लोबिन आपको लेसर देन या इक्वल टू 11 ग्राम पर डीएल देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एनीमिक कंडीशन है वो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। इन प्रेगनेंसी लेसर देन 11 ग्राम पर डीएल इज एनीमिया। और नॉर्मल कंडीशन में यदि ग्रेटर देन 17 ग्राम पर डीएल आपको देखने को मिल रहा है हेमोग्लोबिन, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, हेमोग्लोबिन का इतना सा बात है। हेमोग्लोबिन बर्थ के समय 22 ग्राम पर डीएल होता है। नॉर्मल एवरेज हेमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम पर डीएल, फीमेल में 12 से 14 ग्राम पर डीएल। लेसर देन 12 ग्राम पर डीएल को हम लोग एनीमिया कंडीशन बोलते हैं, एनीमिक कंडीशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी में आपको हेमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डीएल से कम देखने को मिले तब आप उसको एनीमिक कंडीशन कहेंगे। और यदि हम लोग को 17 ग्राम पर डीएल से ज्यादा हेमोग्लोबिन देखने को मिले तो उसको पॉलीसाइथेमिक कंडीशन कहते हैं। अगला हम लोग का पैरामीटर है हेमाटोक्रीट, जो परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन 100 ml ब्लड। हेमाटोक्रीट का मतलब है कि आप 100 ml ब्लड लिए, उसमें आरबीसी का कितना परसेंटेज है उसी को कहते हैं हेमाटोक्रीट। 100 ml ब्लड में आपको जितना आरबीसी का परसेंटेज मिल रहा है उसको हम लोग टर्म देते हैं हेमाटोक्रीट। जो नॉर्मल हेमाटोक्रीट होता है इन मेल्स इट इज 42 to 52% एंड इन फीमेल इट इज 35 to 45%। ठीक है, याद रहता है, आप लोग पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे रिवीजन करते करते याद हो जाता है। मेल में 42 to 52% एंड फीमेल में 35 to 45% नॉर्मल हेमाटोक्रीट लेवल होता है। हेमाटोक्रीट का मतलब क्या है, 100 ml हम लोग ब्लड लिए, उसमें आरबीसी का परसेंटेज कितना है।
हेमाटोक्रिट का सिंपल सा आप लोग इसको, हेमाटोक्रिट का लेवल आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ हीमोग्लोबिन से। जब हीमोग्लोबिन को 3 टाइम गुना कर देंगे तब हम लोग का हेमाटोक्रिट का लेवल निकल जाएगा। ठीक है, रफ कैलकुलेशन है, रफ कैलकुलेशन ऑफ हेमाटोक्रिट। ठीक है, हेमाटोक्रिट को शॉर्ट में लिखते हैं HCT। ठीक है, एक टर्म आता है हीमोडाइल्यूशन, इसका समझ में आ रहा है? हीमोडाइल्यूशन, हीमो मतलब तो ब्लड और डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट हो गया, उसमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, हीमो मतलब ब्लड और डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो वही लिखा इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ा है पर उसमें कोई आरबीसी का नंबर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, नॉट इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। हीमोडाइल्यूशन का मतलब ये समझिए, हीमो मतलब ब्लड, डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ा है पर उसमें जो आरबीसी का नंबर है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हीमोडाइल्यूशन हो गया तो क्या हो रहा है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर वॉल्यूम बढ़ रहा है पर आरबीसी तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसे क्या है, डिक्रीज, हेमाटोक्रिट का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, लेसर देन 33%। और हीमोडाइल्यूशन का एग्जांपल क्या है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में आपको हीमोडाइल्यूशन देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलेगा, हाइपरवॉल्यूमिया में देखने को मिलेगा। हाइपरवॉल्यूमिया में क्या होता है, बॉडी में वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसमें कोई आरबीसी का चेंज या इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है, तो एक कंडीशन कहां मिलेगा, हाइपरवॉल्यूमिया। और एक कंडीशन और समझिए, एक तो या तो हाइपोवॉल्यूमिया हो जाए, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाए, या डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड का कमी हो जाना। तो इसमें क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड का कमी हो गया पर आरबीसी तो उतना का उतना ही है, वॉल्यूम कम गया, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कम गया पर आरबीसी तो, वॉल्यूम कम गया पर उसके अनुसार आरबीसी बढ़ गया। जैसे 100 ml हम लोग पहले ले रहे थे, हीमोडाइल्यूशन हो गया, उसमें वॉल्यूम बढ़ गया था तो आरबीसी उतना का उतना ही है, पर इसमें वॉल्यूम कम गया तो आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हेमाटोक्रिट भी बढ़ जाएगा, हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगा। और हेमाटोक्रिट कितना बढ़ेगा, ग्रेटर देन 52%। ठीक है, और एक बात और है जानने के लिए, इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जब जो हेमाटोक्रिट लेस देन, यहाँ कितना था, लेस देन 30% हो जाए या इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 30% हो जाए तो ये एनीमिक कंडीशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इन प्रेगनेंसी हेमोक्रिट कैसे बोल रहे हैं, हेमाटोक्रिट लेवल इज लेसर देन या इक्वल टू 30% इज नोन एज एनीमिक कंडीशन। ठीक है, इतना समझिए, आगे हम लोग फिर देखते हैं पैरामीटर। ठीक है, अगला पैरामीटर हम लोग को जो पढ़ना है वो है मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, इसमें मेनली हम लोग साइज ऑफ आरबीसी देखते हैं, साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल है या नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल साइज है, साइड व्यू, जब आरबीसी को आप देखते हैं तो साइड व्यू से आप देखते हैं तो उसको वो कैसा दिखता है, बाइकनकेव शेप का दिखता है। और उसका जो नॉर्मल साइज होता है वो फेम्टो में नापते हैं, फेम्टोलीटर में नापते हैं उसको, जो है नॉर्मल 80 to 100 फेम्टोलीटर होता है उसका नॉर्मल साइज। ठीक है, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, लीटर लगाया तो वॉल्यूम। तो मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इज नोन एज मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। आरबीसी का कितना वॉल्यूम है उसी को बोलते हैं मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। और मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम से ये जानते हैं कि जो आरबीसी का शेप है वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसका एक रेंज है 80 से 100 फेम्टोलीटर। यदि 80 फेम्टोलीटर से कम है तो वो साइज का जो आरबीसी है वो कम होता है, जो आरबीसी का साइज है वो कम होगा। और इसको नाम क्या देते हैं, जब आरबीसी का साइज कम होता है तो माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, सिटिक मतलब सेल, एनीमिया मतलब छोटा, माइक्रोसिटिक एनीमिया उसको हम लोग टर्म नाम देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया हम लोग किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया में हम लोग को माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलता है, जिसमें कि आरबीसी का जो साइज है वो छोटा देखने को मिलता है। ठीक है, यदि 100 फेम्टोलीटर से ज्यादा है आरबीसी का साइज तो उसको इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज, जब बड़ा है साइज तो इसको क्या बोलेंगे, नाम देंगे। उसमें तो छोटा था तो माइक्रो दिए, इसमें हम लोग बड़ा है तो माइक्रो दिए, साइटिक मतलब सेल एंड एनीमिया, इसको नाम देते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। क्लियर है। और ये मैक्रोसिटिक एनीमिया हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड परनीशियस एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है, एंड परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, आगे समझते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण हो रहा है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B9। यदि विटामिन B9 की डिफिशियंसी हो गई तो आरबीसी का जो शेप होता है, साइज होता है, वो कौन मेंटेन करता है, उसका प्रोटीन। उसमें जो
पेरिफेरी पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल जो लेयर होता है 2 लेयर का होता है आरबीसी, जो नीचे के लेयर में होता है उसमें प्रोटीन कुछ पाए जाते हैं। कौन कौन थे? स्पेक्ट्रीन, अंकाइलिन एंड 4.1 बैंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये यदि कम होंगे तो साइज में वेरिएशन आएगी आरबीसी की। यदि साइज में वेरिएशन आएगी तो मैक्रोसाइट बनाते, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है, वो अपने शेप को मेंटेन नहीं रख पाते, तो उसके कारण क्या होता है, जो सेल का साइज है वो थोड़ा फैल जाता है, उसको नाम देते हैं मैक्रोसाइट हो जाता है, बड़े साइज का सेल हो जाता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? मैक्रोसिटिक एनीमिया। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? मैक्रोसिटिक एनीमिया। वो कैसे होता है? पर्निशियस एनीमिया का नाम सुने, उसमें पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बहुत एनसीईआरटी में ही पढ़ना था डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर होता है प्रेजेंट। इंट्रिंसिक फैक्टर यदि कम जाएगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम जाता है, और यही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो आरबीसी अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसके कारण हम लोग को एनीमिया देखने को मिलेगा। और कौन सा एनीमिया? मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। इतना क्लियर है मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू का मतलब। आगे आ जाइए, 5वां हम लोग का जो पैरामीटर है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। समझिए नाम से हीमोग्लोबिन मीन लगा है, और कॉर्पस्कुलर मतलब सेल होता है, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात होगी तो बोल रहा है हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी। अब एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है उसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका जो रेंज होता है वो 27 to 32 पिकोग्राम होता है। पिको मतलब 10 to the power -12, एंगस्ट्रोम मतलब 10 to the power -10। पढ़ते हैं हम लोग, इस हम फिजिक्स में पढ़ते थे। पिकोग्राम 10 to the power -12 ग्राम, ठीक है। इसका रेंज है एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का एक रेंज है जो है 27 to 32 पिकोग्राम, ठीक है। यदि 27 पिकोग्राम से हम लोगों को कम हो गया तो उसमें क्या, यहाँ पर किसका बात होता है? हीमोग्लोबिन का। तो जब हीमोग्लोबिन क्या कहता है? रेड कलर पिगमेंट लाता है, और यदि 27 पिकोग्राम से कम हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? हाइपोक्रोमिक। आपको बताएं जहां भी क्रोमिक है उसको क्रोमा करना और कलर्ड करना है, तो उसमें पेल हम लोग को देखने को मिलेगा, जो रेड ब्लड सेल है वो पेल देखने को मिलेगा, इसी को नाम दिया हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और कहां देखने को मिलेगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कम लेसर देन 27 पिकोग्राम देखने को मिलेगा। और कहां? थैलेसीमिया में देखने को मिलेगा हम लोग को मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कम, ठीक है। नोट है यहाँ पर, और ये नोट क्या कह रहा है कि एक आरबीसी में कभी भी 32 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन से ज्यादा नहीं होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको याद रखने वाली बात है कि एक आरबीसी में कभी भी हीमोग्लोबिन 32 पिकोग्राम से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगला पैरामीटर है MCHC, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसमें कह रहा है मीन सेल मतलब आरबीसी में और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, कितना आरबीसी में, मतलब 100 ml आरबीसी में। तो यहाँ लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml आरबीसी। यदि हम लोग 100 ml आरबीसी ब्लड लिए, फिर उसमें से आरबीसी हम लोग अलग किए, 100 ml आरबीसी अलग किए, और उसमें देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, उसी को बोलते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जो MCHC का नॉर्मल वैल्यू होता है वो 32 to 35 ग्राम पर DL होता है। यदि हम लोग 100 ml आरबीसी लिए, उसमें 32 से 35 ग्राम हीमोग्लोबिन मिल रहा है, तो वो नॉर्मल वैल्यू है, उसको बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल कलर्ड सेल, ठीक है। यदि 32 ग्राम पर DL से हम लोगों को कम देखने को मिल रहा है तो क्या होगा? हाइपोक्रोमिक आरबीसी। 32 ग्राम से हीमोग्लोबिन कलर्ड, वही कलर देता है रेड कलर, यदि वो 32 ग्राम से कम देखने को मिलेगा तो हाइपोक्रोमिक आरबीसी हम लोग उसको नाम देंगे। यहाँ क्लियर है? देखते हैं फिर, ठीक है। आगे हम लोग ESR देखते हैं। ESR एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैरामीटर है हम लोग के बॉडी में इन्फ्लामेशन को जानने का। तो मतलब कि कोई भी इन्फ्लामेशन हो उसमें ये ESR मदद करता है। ESR का मतलब क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है? आरबीसी का सेडिमेंटेशन रेट, कि वो कितना देर में बैठ रहा है। सेडिमेंटेशन क्या होता है? मतलब कि बैठना होता है। कोई भी जैसे बोलते हैं ना सेडिमेंटेशन से हम लोग फिल्टर किए पानी को, तो उसका मतलब क्या है कि कंकर उंकर बालू उलू से पानी फिल्ट्रेट होके हो तो कितने पार हुआ। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो इसका मतलब क्या है? स्पीड या रेट ऑफ सेटल डाउन ऑफ आरबीसी इन 1 आवर। 1 घंटे में जो आरबीसी कितना उसका स्पीड है या रेट है सेटल होने का। एक वर्टिकल ट्यूब लेते हैं, उसमें हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको हम लोग वर्टिकल रख देते हैं 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हम लोग उसका रेट जानते हैं बाय ऑटोमेटिक मशीन जो होता है उसमें, उससे जानते हैं कि वो कितना उसका रेट है बैठने का, ठीक है। तो जो नॉर्मल वैल्यू होता है ESR का वो 10 से 30 mm पर आवर, 1 घंटे में 10 से 30 mm पर आवर उसका रेट होता है नॉर्मल वैल्यू।
ESR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ, जो आप ब्लड ले रहे हैं उसमें उसका रेजिस्टेंस कितना आरबीसी को प्रोवाइड हो रहा है। आरबीसी को ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा तो उसका ESR क्या होगा, कम होगा। तो विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा ESR उतना कम होगा, और विस्कोसिटी जितना कम होगा ESR उतना ज्यादा होगा। मतलब रेट वो जल्दी से बैठेगा। गाढ़ा विस्कोसिटी का मतलब सीधा समझिए गाढ़ापन कितना है। ज्यादा गाढ़ापन हुआ तो आरबीसी को रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो धीरे धीरे वो बैठेगा। तो ESR इंक्रीज हम लोग को कहां देखने को मिलता है, ESR हम लोग को इंक्रीज देखने को मिलता है हीमोडायलिशन एंड एनीमिया। हीमोडायलिशन कहां देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में, नॉर्मल चीज है प्रेगनेंसी में, मदर में हम लोग को हीमोडायलिशन देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, इसमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। अब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया पर जो आरबीसी का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कंसंट्रेशन हो गया। तो ESR इसमें जैसे वॉल्यूम ज्यादा है, गाढ़ापन नहीं है, डाइल्यूट हो गया चीज, तो उसमें क्या होगा, जो विस्कोसिटी है वो कम जाएगा, तो ESR बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और है ऑटो इम्यून डिजीज, या SLE मतलब होता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। ये एक तरह का डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, एलर्जिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अपने बॉडी का ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। एजी मतलब एंटीजन एडी रिएक्शन, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब होगा तब केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगे तो क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होगा। क्लम्पिंग मतलब जो आरबीसी होगा वो क्लम्प कर जाएगा, मतलब एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करेगा, सब मिलकर एक क्लम्प बना लेंगे, मतलब बड़ा सा हो जाएगा। तो क्या बोलेगा, रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, मतलब एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी समझिए, ROLEUX, रोलेक्स फॉर्मेशन। और जब वो भारी हो गया तो इस पे क्या होगा, ESR इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भारी हो गया, डेंसिटी ज्यादा हो गया, उसमें ESR क्या होगा, ESR बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 30 mm पर आवर। अब कोई चीज आप लोग समुद्र में पत्थर फेंकिएगा, समुद्र या तालाब में पत्थर फेंकिएगा, भारी रहता है उसका डेंसिटी तो तुरंत चल जाता है, डूब जाता है। तो ये इसी का मतलब ये है कि भारी हो गया, क्लम्पिंग हो गया, एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी हो गया, तो भारी हो जाएगा, तो इससे कारण ESR इसका इंक्रीज हो जाएगा, तुरंत जल जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा वर्टिकल ट्यूब में। ठीक है, तो ESR इंक्रीज हो जाएगा। इतना समझ गया। ESR एक कॉमन बॉडी में इन्फ्लामेशन पता करने का होता है, जैसे कोई डिजीज में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको कॉमन इन्फ्लामेशन पता करने का ये एक पैरामीटर होता है। ठीक है, अगला है वेरिएशन इन आरबीसी। आरबीसी में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वेरिएशन इन साइज। साइज में यदि आरबीसी के साइज में वेरिएशन देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएशन इन साइज इन आरबीसी इज नोन एज एनाइसोसाइटोसिस। इट इज मेजर्ड बाय रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ठीक है, समझ में आया। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 10 से 14%। 10 से 14% है तो मतलब हम लोग का जो साइज है आरबीसी का बॉडी में वो नॉर्मल है। ठीक है, वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी इज नोन एज ओइकिलोसाइटोसिस, ओइकिलोसाइटोसिस। ठीक है, याद टर्म रखिएगा याद। साइज में वेरिएशन आरबीसी को देखने को मिल रहा है तो एनाइसोसाइटोसिस, शेप में वेरिएशन देखने को मिल रहा है आरबीसी के तो पोइकिलोसाइटोसिस। वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी, अब देखते हैं आरबीसी के नंबर में क्या क्या वेरिएशन होता है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी इन बॉडी इज 4 to 6 मिलियन सेल पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड। ठीक है, तो नॉर्मल सेल बता दिया 4 to 6 मिलियन सेल पर ब्लड होता है। यदि हम लोग के बॉडी में 3.5 मिलियन सेल पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड से कम हो जाए या हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर DL से कम देखने को मिले तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एनीमिक कंडीशन। और यदि आरबीसी ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 मिलियन पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड देखने को मिले या हेमोग्लोबिन ग्रेटर देन या इक्वल टू 17 ग्राम पर DL देखने को मिले तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया कंडीशन। ठीक है, एनीमिया का मतलब क्या है कि डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन, और पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या है कि इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एनीमिया बॉडी में पाया जाता है। एनीमिया फिजियोलॉजिकल भी पाया जाता है और पैथोलॉजिकल भी पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि नेचुरल पाया जाएगा, कब पाया जाएगा नेचुरल में, और पैथोलॉजिकल की बॉडी में कोई डिजॉर्डर या डिजीज हो गया उसके कारण हो रहा है। ठीक है, फिर नेचुरल किस में पाया जाएगा, हाइपरवॉल्यूमिया कंडीशन में, बॉडी में वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है पर उसमें कुछ आरबीसी कंसंट्रेशन का चेंज नहीं होता, उसमें क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया। ठीक है, प्रेगनेंसी एक एनीमिक कंडीशन है, यूजुअली प्रेगनेंसी एक एनीमिक कंडीशन है, तो यही बोल रहा है फिजियोलॉजिकल। और पैथोलॉजिकल क्या हो सकता है, आयरन की कमी हो जाए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन क्या है लिखे,
प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, या तो ग्लोबिन की कमी हो जाए, ग्लोबिन डिफिशियंसी एनीमिया, ग्लोबिन कमी में प्रोटीन कम रहा है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का बोलेंगे, विटामिन B9 की कमी हो जाए। पर्निशियस एनीमिया, हमारा बॉडी विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो। थैलेसीमिया में भी हम लोग को देखने को मिलेगा एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल क्यों मिलेगा, क्योंकि वो नॉर्मल शेप से वेरिएशन हो जाता है और उसको बॉडी हम लोग का स्प्लीन डिस्ट्रॉय करने लगेगा, तो उसमें भी एनीमिया देखने को मिलेगा। हिमोरेजिक कंडीशन मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, उसमें देखने को मिलेगा एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया मतलब ब्लड टूट रहा है, आरबीसी का टूटना ज्यादा हो रहा है बनने से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया में हम लोग को एनीमिया देखने को मिलेगा। लास्ट वन इज द एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ आल्सो एनीमिया इन बोन मैरो, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया कंडीशन में आ जाइए, ये भी नेचुरल देखा जाता है, आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर के शुरुआत में। हाइपोक्सिक कंडीशन, हाइपोक्सिक कंडीशन किसमें देखने को मिलता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, जिससे कि ग्लोमेरुलस हुआ किडनी के पास, उसमें आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन कम जाता है, ऑक्सीजन कम जाता है तो किडनी को स्टिमुलाई देता है कि आप इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज करवाएं। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, हार्मोन है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो इरिथ्रोपोइटिन निकालेगा, रेड बोन मैरो में जाएगा और वो आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, तो इसमें हम लोग को आरबीसी ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा कंडीशन हम पॉलीसाइथेमिया कहां देखने को मिलेगा, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम लोग ऑक्सीजन फिजिकल एक्सरसाइज कोई करते हैं, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग हाफने लगते हैं, तो उसमें क्या हुआ, वो हम लोग ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, और इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वो ऑक्सीजन को हम लोग के बॉडी के मसल्स में क्या करता है, देता है। बर्थ के समय में नेचुरली पॉलीसाइथेमिया हम लोग को देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन में हम लोग को पॉलीसाइथेमिक कंडीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम जाता है, उसमें आरबीसी का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलता है। और पैथोलॉजिकल, कोई बॉडी में दिक्कत है उसके कारण हम लोग को पॉलीसाइथेमिया देखने को मिल रहा है, या तो एम्फाइसीमिया हो गया हो, एलोवियल क्या एरिया कम गया हो, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गया हो, या तो कोई लंग्स की मैलिग्नेंसी कैंसर हो गया हो, और या तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका आप देखिएगा कि उसमें पॉलीसाइथेमिया कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब उनमें हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है या आरबीसी का नंबर ज्यादा देखने को मिलता है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन को देख इन सभी को मिला के एक नाम देते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन को, पॉलीसाइथेमिया वेरा। बॉडी में जब आरबीसी ज्यादा देखने को मिल रहा है या हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। ये आपको स्पेशली एमएसएन में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो या क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।